हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है जलवायु, अध्याय 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी स्थान अथवा देश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों की दिशा एवं वेग का समग्र अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है तथा इन समस्त दशाओं को जलवायु कहते हैं। संपूर्ण भारत को जलवायु के दृष्टि से उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश माना जाता है। मौसम क्या है? मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, यानी ये थोड़े समय के लिए रहता है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जो होता है जल्दी जल्दी बदलता है, जैसा कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 30 या इससे भी अधिक वर्षों में आता है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। याद रखिएगा, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मौसम शब्द का अर्थ होता है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। भारत में अरब सागर और बंगाल के खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन हो जाता है। इसी संदर्भ में भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंड फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है, जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। लैंड फॉर्म्स का पूरा नाम है एल यानी लैटिट्यूड अक्षांश, ए यानी एल्टीट्यूड ऊंचाई, एन यानी नियरनेस फ्रॉम सी समुद्र से निकटता, डी यानी डायरेक्शन ऑफ विंड पवन की दिशा, एफ यानी फॉरेस्ट यानी वन, ओ यानी ओशियन करंट समुद्री जलधाराएं, आर यानी रेनफॉल वर्षा, एम यानी माउंटेन पहाड़ या पर्वत, एस यानी सोयल यानी मिट्टी। देखिए, याद रखिएगा, जो भारतीय जलवायु है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है, पहला कारक है स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। देखिए, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, अतः यहां का तापमान उच्च रहता है, सबसे ज्यादा रहता है। यह अवस्थिति भारत को उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र बनाती है। दूसरा कारक है समुद्र से दूरी। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पश्चिमी तट, पूर्वी तट, दक्षिण भारतीय क्षेत्र पर समुद्री जलवायु का प्रभाव पड़ता है। तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पश्चिमी तट, पूर्वी तट और दक्षिण भारतीय क्षेत्र पर समुद्री जलवायु का प्रभाव पड़ता है। लेकिन उत्तरी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर पूर्वी भारत पर समुद्री जलवायु का जो प्रभाव होता है वो नगण्य होता है। याद रखिएगा, उत्तरी पर्वतीय श्रेणियां, हिमालयी क्षेत्र भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। यह मानसून की अवधि में भारतीय क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बनता है तथा शीत ऋतु में तिब्बती क्षेत्र से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं के मार्ग में रुकावट पैदा करके भारत को शीतलहर के प्रभाव से बचाने के लिए अवरोध की भूमिका को भी निभाता है। भू आकृति, भारत की भू आकृतिक संरचना जो है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग और पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग आदि वर्षा की कम मात्रा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं। मानसूनी हवाएं, मानसूनी हवाएं भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है, जैसे हवाओं में आर्द्रता की मात्रा, हवाओं की दिशा और गति आदि। उधर वायु संचरण यानी जेट स्ट्रीम, ठीक है, यह भी एक कारक है। जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल में आमतौर पर मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूरब दिशा में तीव्र गति से चलने वाली एक धारा का नाम है। इसकी गति सामान्यतः जो है 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसके बाद देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होता है और यह प्रायद्वीपीय भारत के एक बड़े भूभाग को प्रभावित करता है। इसके बाद है दक्षिणी दोलन क्या है। देखिए, जब कभी हिंद महासागर की ऊपरी सतह का दबाव अधिक हो जाता है या प्रशांत महासागर के ऊपर निम्न दाब बनता है, तब हिंद महासागर पर उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। दोनों महासागरों के इस उच्च और निम्न वायु दाबीय अंतर संबंध को ही दक्षिणी दोलन कहते हैं। नेक्स्ट है एल नीनो ला नीना। एल नीनो क्या है? देखिए, यह पेरू के तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली एक गर्म धारा है।
इसके प्रभाव के कारण भारत में कम वर्षा होती है। तो दो बातें याद रखिएगा, यह पेरू के तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली एक गर्म धारा है और इसके प्रभाव के कारण ही भारत में जो है कम वर्षा होती है। ला नीना का क्या है? तो ला नीना देखिए एल नीनो का मतलब कि डायरेक्ट विपरीत हो जाता है। तो ला नीना यह एल नीनो के विपरीत संकल्पना है। एल नीनो की क्या है? विपरीत संकल्पना है। इसके प्रभाव से भारत में पर्याप्त वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कोपेन ने सर्वप्रथम 1918 में विश्व को 3 जलवायु वाले क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने इस योजना में 1931 और 1936 में संशोधन भी किया। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के निर्धारण के लिए निम्नलिखित चरों यानी वेरिएबल्स का प्रयोग किया है। पहला है वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, दूसरा है वार्षिक और मासिक वर्षा, तीसरा है वनस्पति। कोपेन ने विभिन्न जलवायु प्रदेशों के लिए अंग्रेजी के संकेताक्षरों का प्रयोग किया है। उपयुक्त कारकों के आधार पर कोपेन ने भारत को 5 मुख्य जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। इन्हें व्यक्त करने के लिए कोपेन ने ए, बी, सी, डी और ई का प्रयोग किया है। पुनः वर्षा और तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर इन 5 मुख्य प्रकारों को पुनः 9 उप प्रकारों में विभाजित किया है और इन उप प्रकारों के लिए कोपेन ने अंग्रेजी के छोटे वर्णों एम, डब्ल्यू, एस, एच, जी, एफ, सी का प्रयोग किया है। भारत को इन्होंने निम्न जलवायु विभागों में बांटा है। पहला है लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु प्रकार, ठीक है, ए, एम, डब्ल्यू प्रकार। तो लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु, ऐसी जलवायु मुंबई के दक्षिण में पश्चिमी तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी मानसून से ग्रीष्म ऋतु में 250 से 300 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। इस जलवायु प्रदेश में आने वाले मुख्य क्षेत्र जो है निम्नवत हैं। पहला है मालाबार एवं कोंकण तट, दूसरा है गोवा के दक्षिण तथा पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश, ए, डब्ल्यू प्रकार। उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश प्रकार क्या है? ए, डब्ल्यू प्रकार है। यह जलवायु कोरोमंडल और मालाबार तटीय क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भागों में पाई जाती है। यानी यह जलवायु कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में पाई जाती है। यहां सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और इस प्रकार के प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी मानसून से लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि शीत काल जो है शुष्क रहता है। तीसरा है शुष्क ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी वाली जलवायु, यानी ए, इस प्रकार। यहां शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। यहां शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून यानी लौटते हुए मानसून से अधिकांश वर्षा होती है। वर्षा ऋतु की मात्रा शीतकाल में लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर होती है और इसके अंतर्गत तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश आते हैं। चौथा है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, यानी BSHW प्रकार। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जो है यहां ग्रीष्म काल में 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शीतकाल में वर्षा का अभाव रहता है। यहां स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके अंतर्गत मध्यवर्ती राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र और पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश जो है शामिल है। इसके बाद है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, BWHW प्रकार। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु यहां वर्षा काफी कम यानी 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तापमान अधिक रहता है। यहां प्राकृतिक वनस्पति कम होती है और कांटेदार मरुस्थलीय वनस्पति यहां पाई जाती है। इस प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी गुजरात एवं हरियाणा का दक्षिणी भाग शामिल है। तो इस जो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है इस प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी गुजरात और हरियाणा का दक्षिणी भाग शामिल है। नेक्स्ट है शुष्क ऋतु। शुष्क ऋतु की मानसूनी जलवायु, शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, CWG प्रकार। इस प्रकार की जलवायु गंगा के अधिकांश मैदानी भागों, पूर्वी राजस्थान, असम और मालवा के पठारी भागों में पाई जाती है।
यहाँ गर्मी में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, जो शीतकाल में 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है तथा शीतकाल शुष्क रहता है। इसके बाद है लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु। लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु, इस प्रकार की जलवायु सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम जो है असम, हिमालय के पूर्वी भागों में पाई जाती है। शीतकाल ठंडा, आर्द्र और लंबी अवधि का होता है। शीतकाल में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसके बाद है टुंड्रा तुल्य जलवायु। टुंड्रा तुल्य जलवायु ईटी प्रकार, यहां तापमान जो है वर्ष भर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। शीतकाल में हिमपात के रूप में वर्षा होती है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के 3000 से 5000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल हैं। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं भारत जो कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण हुआ है, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण, तो इसको एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ये देखिए, ये ध्रुवीय तुल्य जलवायु है, ये टुंड्रा तुल्य जलवायु वाले प्रदेश हैं। ये आपका लघु ग्रीष्म काल युक्त शीत आर्द्र जलवायु है इधर। ये स्टेपी तुल्य जलवायु है और ये उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है। ये शुष्क शीत ऋतु का मानसूनी जलवायु है, ठीक है। इसके बाद ये उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु है। यहाँ पे अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु मिलता है। यहाँ पे जो है ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे ये लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु है और ये वाला जो एरिया है ये शुष्क शीत ऋतु वाली आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवीय तुल्य जलवायु क्या है? ध्रुवीय तुल्य जलवायु यानी ई प्रकार, यहां तापमान वर्ष भर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम यानी हिमाच्छादित प्रदेश होता है। इसके अंतर्गत हिमालय के पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग में, याद रखिएगा, 5000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल होता है। देखिए, उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि CWG और AW जलवायु विभागों के मध्य की रेखा की, जो CWG है और AW है, ये जलवायु विभाग के मध्य की रेखा ही महाद्वीपीय भारत और उष्ण कटिबंधीय भारत को विभाजित करने वाली कर्क रेखा के समान होती है। डॉक्टर काजी अहमद, डॉक्टर स्टाम्प और नार्मन के द्वारा प्रस्तुत की गई है, ठीक है। यह किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? डॉक्टर काजी अहमद, डॉक्टर स्टाम्प और नार्मन के द्वारा। देखिए, कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जो जलवायु प्रदेश हैं, कोपेन के योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जलवायु के प्रकार में लघु शुष्क ऋतु, इसका वर्ण संकेत AMW है। क्षेत्र क्या है? तो गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट है, ये शामिल होता है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु संकेत AS है। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट इसके अंतर्गत आता है। उष्ण कटिबंधीय सवाना, इसका जो संकेत है AW है। कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, इसका जो संकेत है BSHW है और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। गर्म मरुस्थल संकेत याद रखिएगा BWHW, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत आता है। शुष्क शीत ऋतु, इसका जो संकेत है CWG है। इसके अंतर्गत गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश इसके मतलब के अंतर्गत शामिल होता है। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु, लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु और DFC इसका संकेत है और इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? तो अरुणाचल प्रदेश। ध्रुवीय प्रकार, इसे संकेत करते हैं और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इसके अंतर्गत आता है। वर्षा और तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसम विभिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को उप प्रकारों में बांटा गया है। कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े अक्षरों S को अर्ध मरुस्थल के लिए और W को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। इसी प्रकार उप विभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के निम्नलिखित छोटे अक्षरों का प्रयोग किया गया है। जैसे स्मॉल a बराबर a यानी क्या होता है? पर्याप्त वर्षण। स्मॉल m मतलब होता है शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षा 1।
और W बराबर शुष्क शीत ऋतु, H बराबर शुष्क और गर्म, C बराबर 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक। ठीक है, और G यानी गंगा का मैदान। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है? भारतीय मानसून के उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो मानसून है, मानसून भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था का आधार है। मानसून जो है वो भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था का आधार है। मानसून की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अनेक संकल्पनाएं प्रस्तुत की है। क्या क्या संकल्पनाएं हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मानसून की दो संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है। पहला है तापीय संकल्पना, दूसरा है नवीन संकल्पना। तापीय संकल्पना और नवीन संकल्पना क्या है, इन दोनों के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तापीय संकल्पना, इस संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति स्थल और जल के असमान संगठन और उनके गर्म और ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है। यानी इस पर सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने का प्रभाव पड़ता है। तो तापीय संकल्पना क्या है? इस संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति स्थल और जल के असमान संगठन और उनके गर्म और ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है। यानी इस पर सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। नवीन संकल्पना क्या है? इस संकल्पना के अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायु दाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। इस संकल्पना का प्रतिपादन याद रखिएगा फलोन नामक विद्वान ने किया था। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला तापीय सिद्धांत, दूसरा है विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, तीसरा है जेट स्ट्रीम सिद्धांत, चौथा है अल नीनो सिद्धांत। मानसून की उत्पत्ति का जो तापीय सिद्धांत है, पहले इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें तो मानसूनी पवनों की उत्पत्ति का मुख्य कारण ताप है, टेम्परेचर है। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है। याद रखिएगा, इसे यहां एक बृहत निम्न दाब लो प्रेशर का निर्माण होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर किस सिद्धांत के अनुसार, तो मानसून की उत्पत्ति का जो तापीय सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें तो मानसूनी पवनों की जो उत्पत्ति का मुख्य कारण है वो है ताप, टेम्परेचर। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है और इससे यहां एक जो है लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है। इससे लो प्रेशर के कारण उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अनुपस्थित हो जाती हैं, जो कि 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच वर्ष भर चलती है। तापीय विषुवत रेखा उत्तर की ओर खिसक जाती है और इस कारण उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है। फेरेल के अनुसार अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में आने पर ये पवनें अपनी दाहिनी ओर, राइट हैंड साइड, यानी उत्तर पूरब की ओर मुड़ जाती है और संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवाहित होने लगती है। चूंकि ये पवनें लंबी समुद्री यात्रा करके आ रही होती हैं, अतः ये जल वाष्प युक्त होती हैं, यानी ये जल वाष्प धारण किए होती हैं। मानसूनी पवनें दक्षिण पश्चिमी भागों में विभाजित होकर भारतीय उपमहाद्वीप में 2 वर्षा ऋतु लाती हैं। प्रथम अरब सागर शाखा के द्वारा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर और द्वितीय बंगाल के खाड़ी शाखा के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी भारत में भारी वर्षा होती है। बंगाल खाड़ी की शाखा उत्तर पश्चिमी भारत के निम्न दाब क्षेत्र की ओर अभिसारित होती है। पूरब से पश्चिम की ओर जलवाष्प की कमी के साथ ही वर्षा की मात्रा में भी कमी होती जाती है। याद रखिएगा। देखिए, व्यापारिक पवनें क्या हैं? ट्रेड विंड्स। व्यापारिक पवनें 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य चलने वाली पवनें हैं। 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य चलने वाली ये पवनें हैं व्यापारिक पवनें, जो 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से याद रखिएगा उच्च दाब क्षेत्र से 0 डिग्री अक्षांश यानी निम्न दाब क्षेत्र के मध्य चलती है। तो ये 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से 0 डिग्री अक्षांश के मध्य चलती है। उच्च दाब से निम्न क्षेत्र के मध्य चलती है। निम्न दाब क्षेत्र जो कह सकते हैं लो प्रेशर जो एरिया होता है, इसके मध्य चलती है। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। शीत ऋतु में जो सूर्य की किरणें हैं मकर रेखा पर किस प्रकार की पड़ती हैं? सीधी पड़ती है। इसे भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अरब सागर और बंगाल के खाड़ी के तुलना में अधिक ठंड होने के कारण उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। हाई प्रेशर का जो है निर्माण हो जाता है। दूसरी ओर
अरब सागर और बंगाल के खाड़ी में निम्न दाब का निर्माण होता है। इस कारण मानसूनी पवनें, जो मानसूनी पवनें हैं, विपरीत दिशा में उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहने लगती हैं। शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें पुनः चलने लगती है। ये पवनें उत्तर पूर्वी मानसून लेकर आती है और बंगाल के खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण कर तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। पृथ्वी का वायु परिसंचरण तंत्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पृथ्वी का वायु परिसंचरण तंत्र है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं ताकि एक बार आप पूरी तरह से इसको अवलोकन कर पाए। तो देखिए ये रह गया आपका उच्च दाब। यहाँ पर ये ध्रुवीय पूर्व पवनें, ये ध्रुवीय कोष है, ये फेरेल कोष है और ये हेडली कोष है। ठीक है, ये 0 डिग्री है। यहाँ पे विषुवतीय निम्न दाबीय क्षेत्र यानी ITCZ बनता है। ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं इस तरह से, और ये उच्च दाबीय क्षेत्र है और यहाँ पे पछुआ पवन बहते हैं। ये ध्रुवीय निम्न दाबीय क्षेत्र है, इधर भी वही है, उच्च दाबीय क्षेत्र, पछुआ पवन और ध्रुवीय निम्न दाबीय क्षेत्र। इधर ध्रुवीय पूर्वी पवन है, यहाँ पे उच्च दाब बनता है, तो याद रखिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। मानसून की उत्पत्ति का विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत या प्रति विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका प्रतिपादन फ्लोन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? फ्लोन के द्वारा। इसके अनुसार विषुवतीय पछुआ पवन ही दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन है, जिसकी उत्पत्ति याद रखिएगा, जिसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ के कारण होती है। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? तो ITCZ एक निम्न दाबीय पट्टी है। जो अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, ये क्या है? ITCZ एक निम्न दाबीय पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। यह एक दोलायमान, ठीक है, यह एक दोलायमान पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, फ्लोन के अनुसार अगर बात करें तो फ्लोन ने मानसून की उत्पत्ति के लिए तापीय प्रभाव को प्रमुख माना है। ग्रीष्म काल में तापीय विषुवत रेखा के उत्तरी खिसकाव के कारण अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ विषुवत रेखा के उत्तर में होता है। विषुवतीय पछुआ पवनें अपनी दिशा संशोधित कर भारतीय उपमहाद्वीप पर बने निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने लगती है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून को जन्म देती है। शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणायन होने पर निम्न दाब क्षेत्र उच्च दाब क्षेत्र में बदल जाता है तथा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें पुनः गतिशील हो जाती है। मानसून की उत्पत्ति का जेट स्ट्रीम सिद्धांत, मानसून की उत्पत्ति का जेट स्ट्रीम सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन एस्ट के द्वारा किया गया है। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल के बीच अति तीव्रगामी वायु प्रवाह प्रणाली है। मध्य भाग में इसकी गति अधिकतम यानी 340 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये हवाएं पृथ्वी के ऊपर एक आवरण का कार्य करती है जो निम्न वायुमंडल के मौसम को प्रभावित करती है। यहां पे आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से चीजों को स्पष्ट कर दिया गया है। देखिए जो आपका NITCZ और SITCZ है, जैसे नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, और SITCZ का मतलब होता है साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, तो ये देखिए ये रहा भारत, ये भारत है, ये भूमध्य रेखा है, ये SITCZ है जो डॉट डॉट से आपको दर्शाया गया है, और जो पूरी लाइन से दर्शाया गया है ये है आपका NITCZ। ठीक है, तो उत्तर और दक्षिणी अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे क्षोभ मंडलीय चक्रवात, यहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र है, ये तिब्बत का एरिया है, ये भारत है पूरा ये, और यहाँ पे उच्च दाब क्षेत्र है, ये पामीर का पठार है, ये क्षोभ मंडलीय प्रति चक्रवात है, ये क्षोभ मंडलीय चक्रवात है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए शीत ऋतु। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो रहा ये आपका उत्तर पूर्वी धरातलीय पवनें हैं, ये आपका दक्षिण पूर्वी धरातलीय पवनें हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है वायु दाब जो है 200 मिलीबार शीत ऋतु की पश्चिमी जेट स्ट्रीम। भारत में देखिए आने वाले दक्षिण
जो भारत में आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून है, इनका संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। याद रखिएगा, भारत में आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। यह जो है 8 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के मध्य चलती है। उत्तर पूर्वी मानसून का संबंध यानी शीतकालीन मानसून उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम से है, पछुआ जेट स्ट्रीम से है। यह 20 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के मध्य चलती है। पछुआ यानी उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति। पछुआ पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, शीतकाल में उपोष्ण पश्चिमी यानी पछुआ, ठीक है, शीतकाल में उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम संपूर्ण पश्चिमी और मध्य एशिया में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। तिब्बत का पठार इसके मार्ग में अवरोधक का कार्य करता है और इसे 2 भागों में बांट देता है। एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर से उसके समानांतर बहने लगती है और दूसरी दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूरब की ओर बहती है। दक्षिणी शाखा की मध्य स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के ऊपर होती है। इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। पश्चिमी विक्षोभ जो भारत में शीत ऋतु में आता है, इसी जेट पवन के द्वारा लाया जाता है और रात के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का सूचक है। तो रात में जो तापमान में वृद्धि होता है इन विक्षोभों के कारण होता है, जो कि ये सूचक है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, ये ठंडी हवा का स्तंभ होता है जो सतह पर हवाओं को धकेलता है। इससे सतह पर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में उच्च दाब का निर्माण होता है। ये शुष्क हवाएं, याद रखिएगा, ये शुष्क हवाएं जो है बंगाल के खाड़ी तुलनात्मक रूप से तापमान अधिक होने के कारण निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। इन हवाओं के कारण ही शीतकाल में उत्तर प्रदेश और बिहार में शीतलहर का प्रभाव रहता है। बंगाल के खाड़ी में पहुंचने के बाद ये हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है और मानसून का रूप ले लेती है। जब पवनें तमिलनाडु के तट पर पहुंचती हैं तो बंगाल के खाड़ी से ग्रहण की गई जलवाष्प से तमिलनाडु में वर्षा करती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? देखिए, भूमध्य सागर में यूरोप की ठंडी वायु राशि और सहारा मरुस्थल की गर्म वायु राशि के मिलने से समशीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है। यह चक्रवात भूमध्य सागर, अंध महासागर और कुछ मात्रा में कैस्पियन सागर से नमी प्राप्त करता है। उपोष्ण कटिबंधीय जेट पवनें इस चक्रवात को भारत की ओर प्रेरित कर देती है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत और नेपाल में शीत ऋतु में वर्षा इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यहाँ भारत में सामान्यतः 15 जनवरी से 15 अप्रैल के मध्य प्रभावी होता है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में शीतलहर उत्पन्न कर देता है। उत्तरी राजस्थान में इसे मावट कहते हैं। रबी की फसल जैसे गेहूं के कृषि के लिए यह वर्षा अत्यंत आवश्यक होती है। ठीक है, सारे जो पॉइंट है इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है क्षोभ मंडलीय चक्रवात। इससे यहाँ पे उच्च दाब का एरिया बन जाता है। ये तिब्बत का एरिया है, ये पामीर का पठार है। यहाँ पे देखिए ये जो है क्षोभ मंडलीय प्रति चक्रवात है। तो आप एक बार इसको अवलोकन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति। गर्मी में पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप पर नहीं बहती है। इसका खिसकाव तिब्बत पठार है, तिब्बत पठार से उत्तर की ओर हो जाता है। इस समय भारत के ऊपरी वायुमंडल में उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम चलती है। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का कारण मध्य एशिया और तिब्बत के पठारी भागों के अत्यधिक गर्म होने की स्थिति को माना जाता है। तिब्बत के पठार से गर्म होकर ऊपर उठने वाली हवाओं में क्षोभ मंडल के मध्य भाग में घड़ी के सुई की दिशा में चक्रीय परिसंचरण प्रारंभ हो जाता है। यह ऊपर उठती वायु क्षोभ सीमा के पास 2 अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है। इनमें से एक विषुवत की ओर पूर्वी जेट स्ट्रीम के रूप में चलती है तथा दूसरी धारा उत्तरी ध्रुव की ओर पश्चिमी जेट स्ट्रीम के रूप में चलती है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे आप फिगर को देख सकते हैं, क्षोभ सीमा है। इधर ग्रीष्म काल में पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति हो रहा है। ये पश्चिमी जेट है, ये पूर्वी और ये पूर्वी है। ये है तिब्बत। ठीक है, इधर जो है आपका पूर्वी जेट स्ट्रीम है, ये पूर्वी क्षेत्र, ये पूर्वी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत के ऊपरी वायुमंडल में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई अरब सागर में नीचे आने लगती है।
कहां पर? अरब सागर में नीचे आने लगती है। परिणाम स्वरूप वहां बृहद उच्च दाब का निर्माण हो जाता है। इसके विपरीत भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर जब ये गर्म जेट स्ट्रीम चलती है तो सतह की हवा को ऊपर की ओर खींच लेती है और वहां बृहद निम्न दाब का निर्माण करती है। इस निम्न दाब को भारत के लिए अरब सागर के उच्च दाब क्षेत्र से हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलने लगती है। यही है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन है। यही दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन है, याद रखिएगा। जेट स्ट्रीम के प्रकार। अवस्थिति के आधार पर जेट स्ट्रीम के 4 प्रकार होते हैं। पहला है ध्रुवीय वताग्र जेट स्ट्रीम। इसका निर्माण धरातलीय ध्रुवीय शीत वायु राशियों और उष्ण कटिबंधीय गर्म वायु राशियों के सम्मिलन क्षेत्र के ऊपर होता है, यानी 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर होता है। 2 विपरीत वायु राशियों के कारण ताप प्रवणता अधिक होती है। ये पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, परंतु ये जो है अधिक अनियमित होती है। दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। इसकी उत्पत्ति धरातलीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के उत्तर में, यानी हेडली कोशिका के ध्रुवीय सीमा के पास ऊपरी क्षोभ मंडल में होता है, यानी 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर इसका प्रवाह पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है तथा ध्रुवीय वताग्र जेट स्ट्रीम के तुलना में यह अधिक नियमित होती है। तीसरा है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। इसका आविर्भाव धरातलीय पूर्वी व्यापारिक हवाओं के ऊपर क्षोभ मंडल में भारत एवं अफ्रीका के ऊपर ग्रीष्म काल में होता है। इसका संबंध तिब्बत के पठार के उष्मन से होता है तथा भारतीय मानसून में इसका पर्याप्त महत्व है। चौथा है ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम। देखिए, ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम को समताप मंडलीय उप ध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। इसका निर्माण सागर तल है, जो सी लेवल है, सागर तल से सी लेवल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में शीत ध्रुव से या शीत ध्रुव के ऊपर तीव्र ताप प्रवणता के कारण शीत काल में होता है। इस समय प्रबल पछुआ जेट स्ट्रीम का संचरण होता है, परंतु ग्रीष्म काल में इसका वेग कम हो जाता है और इसकी दिशा पूरब की ओर हो जाती है। देखिए, नेक्स्ट जो चौथा है, इसमें मानसून की उत्पत्ति का एल नीनो सिद्धांत क्या है। लगभग 3 से 8 वर्षों के अंतराल पर महासागरों तथा वायुमंडल की सामान्य दशाओं में एक विशिष्ट परिवर्तन होता है। इसकी शुरुआत पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू तट से होती है। पेरू के तट पर हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा है, प्रवाहित होती है। यह जलधारा दक्षिण अमेरिकी तट से दूर उत्तर की ओर, यह जलधारा दक्षिण अमेरिकी तट से दूर उत्तर की ओर जो है क्या है, याद रखिएगा, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। हम्बोल्ट जलधारा की विशेषता शीत जल, याद रखिएगा, जो हम्बोल्ट जलधारा है इसकी विशेषता क्या है, तो हम्बोल्ट जलधारा की विशेषता शीतल जल का गहराई से ऊपर की ओर आना है, अपवेलिंग है। विषुवत रेखा के पास यह दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा के रूप में प्रशांत महासागर के आर पार पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। एल नीनो पेरू के तट पर उत्पन्न होने वाली एक छोटी गर्म धारा है जो 25 दिसंबर के आसपास उत्पन्न होती है। यह धारा वैश्विक जलवायु तंत्र को प्रभावित करती है। 25 दिसंबर को उत्पन्न होने के कारण इससे ईसा का शिशु, क्राइस्ट चाइल्ड भी कहा जाता है, ईसा का शिशु भी कहा जाता है। एल नीनो के आने के साथ ही ठंडी पानी, जो ठंडी हवा ठंडी जो जल है, तो एल नीनो के आने के साथ ही ठंडे पानी की गहराई से ऊपर आना बंद हो जाता है। ठंडे पानी का गहराई से ऊपर आना बंद हो जाता है। ठंडे पानी का स्थान पश्चिम से आने वाली गर्म जलधारा ले लेती है। इसे पेरू की ठंडी जलधारा का तापमान बढ़ जाता है। इस गर्म जल के प्रभाव से दक्षिण विषुवतीय गर्म जलधारा का तापमान भी बढ़ जाता है। चूंकि दक्षिणी विषुवतीय जलधारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, अतः संपूर्ण मध्य प्रशांत महासागर का जल गर्म हो जाता है तथा वहां निम्न दाब का निर्माण होता है। जब कभी इस निम्न दाब का विस्तार हिंद महासागर के पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र तक होता है तो यह भारतीय मानसून की दिशा को परिवर्तित कर देता है। इस निम्न दाब की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप के स्थलीय भाग पर बना निम्न दाब यानी ग्रीष्म ऋतु में तुलनात्मक रूप से कम होता है। अरब सागर के उच्च दाब क्षेत्र से हवाओं का प्रवाह दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर की ओर होने लगता है। इससे भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत जब एल नीनो है,
एल नीनो धारा का प्रभाव मध्यवर्ती प्रशांत महासागर तक सीमित रहता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों का मार्ग बाधित नहीं होता तथा भारत में भारी मात्रा में जो है वर्षा होती है। एल नीनो के परिणाम क्या है? एल नीनो के परिणाम भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, समुद्र जल के वाष्पन में अनियमितता, प्लवक की मात्रा में कमी जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या का घटना, ये सभी परिणाम है एल नीनो का। ला नीना क्या है? ला नीना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ला नीना एल नीनो का विपरीत रूप है, यानी यह एक अति ठंडी धारा है जो ध्रुवीय दिशा से विषुवतीय रेखा की ओर पेरू तट पर उत्पन्न होती है। ला नीना भी एक प्रतिसागरीय धारा है, काउंटर ओशियन करंट है। इसका आविर्भाव पश्चिमी प्रशांत महासागर में उस समय होता है जब पूर्वी प्रशांत महासागर में एल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है। देखिए, वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में एल नीनो के द्वारा उत्पन्न अति सूखे की स्थिति को ला नीना परिवर्तित कर देता है, आर्द्र मौसम को जन्म देता है। ला नीना के आविर्भाव के साथ पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय भाग में तापमान में वृद्धि होने से वाष्पीकरण अधिक होता है। इसीलिए इंडोनेशिया और सीमावर्ती भागों में सामान्य से अधिक वर्षा होती है। भारत में भी ग्रीष्मकालीन मानसून अधिक सक्रिय हो जाता है। वर्ष 1998 में ला नीना के अधिक सक्रिय होने के कारण सामान्य से बहुत अधिक वर्षा होने से चीन, भारत तथा बांग्लादेश में भयावह बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और देखिए, आज जो है यहीं पे आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए जो पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसका लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।